नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तालिबान की वापसी ने बढ़ाई भारत की चिंता। इतिहास को देखते हुए आसानी से भरोसा करना बहुत मुश्किल। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने से आशंका इस बात की भी है कि पाकिस्तान पोषित और अन्य देशों द्वारा समर्थित आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिल सकता है। भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत करने के साथ ही समय रहते ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तालिबान की अफगान सत्ता में वापसी पूरी दुनिया में चिंता बढ़ने के साथ साथ भारत के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उसका मुख्य उद्देश्य दुनिया को ये बताना था कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना क्यों जरूरी समझा। बहरहाल, जैसे वर्ष 1975 में अमेरिका दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम के भरोसे छोड़ भाग गया था, वैसे ही उसने अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे छोड़ दिया, वहां से निकल भागना मुनासिब समझा। इस समय अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। उसी समय तालिबान ने अपने आगे बढ़ने की रफ्तार भी तेज कर दी और रविवार को अशरफ गनी युग के अंत के साथ तालिबान के लड़ाके राजधानी काबुल में दाखिल हो गए। तालिबान के सत्ता में आने का अर्थ अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना, इसलिए अब भारत के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन एक साथ होंगे। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है। ईरान जैसे देश अपनी स्थिति पुनः मजबूत करेंगे। भारत के लिए सीमा सुरक्षा, शरणार्थी समस्या, और आतंकवाद से निपटने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब तालिबान, पाकिस्तान, चीन मिलकर भारत को अस्थिर करने व सीमा विवाद बढ़ाने का काम करेंगे। तालिबानों द्वारा जिस प्रकार से अफगानिस्तान में कब्जा किया गया है, ये आपकी राय क्या है? इस बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बदल गया ट्रैफिक का नियम, अब रूल तोड़ना पड़ेगा भारी। जाने क्या है नए बदलाव। ट्रैफिक नियमों में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में सड़क पर गाड़ी लेकर निकलने से पहले आपको नए ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों में हुए इन बदलावों में अब 15 दिनों के भीतर ही आपको चालान भेज दिया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य परिवहन एजेंसियां अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 15 दिनों के भीतर ही रूल तोड़ने वाले वाहन चालकों को नोटिस जारी करेगी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान के साथ रद्द किए सभी हथियार सौदे। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। बाइडेन प्रशासन ने अफगान की सरकार के साथ जो भी हथियार सौदे हुए थे, उनको रद्द कर दिया है। तालिबान देश पर नियंत्रण करने के 3 दिन के बाद ये संबंध में निर्णय लिया गया है। अमेरिका सरकार ने हथियार बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के इसके संबंध में नोटिस भेज दिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो ने नोटिस भेजा। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजे गए नोटिस में विदेश विभाग के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो ने कहा गया है कि अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए विश्व शांति को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा बिक्री नियंत्रण निदेशालय सभी लंबित और जारी किए गए निर्यात लाइसेंस और अन्य चीज़ों की समीक्षा कर रहा है। अफगानिस्तान भेजे जाने वाले हथियार और पेंडिंग ऑर्डर्स और जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है, उनको फिलहाल रोक दिया गया है। आरटीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 4 करोड़ लोगों को निर्धारित समय के भीतर नहीं मिला दूसरा डोज। देश में सरकार की ओर से तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बताया कि लगभग 40 मिलियन लाभार्थियों को निर्धारित समय के भीतर कोरोना वायरस वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक नहीं मिली। एक्टिविस्ट रमन शर्मा ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जानकारी मांगते हुए आरटीआई अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि इससे पहले भी सरकार पर लोगों ने वैक्सीनेशन न मिलने के आरोप लगते रहे हैं। कोविन पोर्टल पर दे रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी दूसरी खुराक ली है। सरकार द्वारा जानकारी के मुताबिक ऐसे 34,72,993 लाभार्थी हैं। शर्मा को उपलब्ध कराए गए आंकड़े 17 अगस्त 2021 तक के हैं।
सरकार की ओर से यह अनुशंसा की गई है कि जिन लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक प्राप्त हुई है उन्हें निर्धारित अवधि में दूसरी खुराक मिल जाए, लेकिन उन लोगों के लिए कोई सिफारिश नहीं है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपनी खुराक नहीं लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि ये देखते हुए कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच का अंतर 84 से 112 दिनों का होना चाहिए, जबकि कोवैक्सीन के 2 शॉट के बीच का अंतर 28 से 42 दिनों का होना चाहिए। कोविड पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गुरुवार दोपहर तक 44,22,85,854 लाभार्थियों को पहली खुराक मिली थी, जबकि 12,59,07,443 ने दूसरी खुराक ली थी। कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ, जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इस कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGIC ने मंजूरी मिली, तब से 3 अन्य शॉट को भी मंजूरी दी गई। अब तक कोवैक्सीन भारत का पहला और एकमात्र घरेलू शॉट है जो कोविड-19 के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में अब कड़े पहरे में होगी भर्ती परीक्षाएं। सरकार जिलों की सीमाओं को करवाएगी सील, दूर बनेंगे परीक्षा केंद्र। हरियाणा में 7 साल में 28 बार पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार ने अब भर्ती परीक्षाओं के लिए नए सिरे से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। यूपी से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार अब परीक्षा प्रणाली में बदलाव लेकर कई सख्त फैसले लेने जा रही है। भर्ती परीक्षाएं अब पुलिस के कड़े पहरे में होगी। परीक्षा के पहले संदिग्ध कोचिंग सेंटरों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। साथ ही जिस जिले में परीक्षा होगी वहां की सीमाएं सील की जाएंगी। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ियों में स्पेशल डिवाइस लगाए जाएंगे। 7 अगस्त को पुलिस भर्ती में का पेपर लीक होने के बाद हरियाणा कर्मचारी आयोग और प्रदेश सरकार के साथ लगातार मंथन कर रहा था। इस विशेषज्ञों की सलाह के बाद सरकार ने कुछ अहम फैसलों पर सहमति जता दी है। अब भविष्य में होने वाली परीक्षाएं इसी पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा से 7 दिनों पहले उन कोचिंग सेंटर पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी जिनके पेपर लीक होने मामले में भूमिका संदिग्ध रही है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सरकार को आशंका है कि पेपर लीक नहीं होने की सूरत में माफियाओं के लोग परीक्षार्थियों को पेपर के साथ बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पूरा परीक्षा केंद्र खाकी की घेराबंदी में होगा। कर्मचारी चयन आयोग ने यूपी की तर्ज पर नकल करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सिफारिश की है। फिलहाल ऐसे मामलों में 120B, 420, 468 की धारा केस दर्ज किया जाता है। इनमें आरोपियों की जल्द जमानत हो जाती है। आयोग की मंशा है कि पेपर लीक मामले में गैर जमानती धाराएं लगें और दोषियों को 7 साल की सजा हो। साथ ही पेपर में खर्च के भुगतान को लेकर दोषी की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल मानसून सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए खास तौर पर उपहारों की बरसात कर दी है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले लाए गए अनुपूरक बजट से योगी आदित्यनाथ सरकार ने न सिर्फ अपने घोषणा पत्र के कुछ बचे हुए वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया, बल्कि चुनावी गणित भी साधा है। मानसून सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए खास तौर पर उपहारों की बरसात कर दी। उन्होंने घोषणा की कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को 3 परीक्षाओं तक भत्ता दिया जाएगा, तो संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने की जा रही है। विधानसभा सत्र बुधवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट पर गुरुवार को चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने इसकी चुनावी और निरर्थक बताया। वहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर चर्चा शुरू की तो समझा दिया कि इस बजट का क्या गुणा भाग है। नौजवानों की ओर, आबादी की ओर चुनाव की तोहफा देने जा रही है। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी कृषि यंत्रों पर अनुदान। जानिए हरियाणा में कैसे करें आवेदन। हरियाणा में कृषि यंत्र खरीदने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है।
कृषि विभाग की तरफ से 2021 और 22 की CRM स्कीम के तहत अनुदान पर 5,776 कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इन यंत्रों के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। विभाग इन यंत्रों पर 202 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन सीटू क्रॉप मैनेजमेंट स्कीम के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 50% तक अनुदान ले सकते हैं। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% तक का अनुदान राशि दी जाएगी। 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किसान कर सकते हैं। किसान को आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम अनुदान राशि वाले कृषि यंत्र के लिए 2,500 रुपये और 2.5 लाख से ज़्यादा यंत्रों के लिए 5,000 रुपये की बुकिंग राशि जमा करवानी होगी। कस्टम हायरिंग के लिए 15 लाख रुपए तक के कम से कम 3 यंत्र और ज़्यादा से ज़्यादा 5 यंत्र ले सकता है। जिस कास्टिंग हायरिंग के सेंटर से भी स्कीम का फ़ायदा लिया है वो CRM स्कीम के फ़ायदे नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंचा है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, 28% हुआ महंगाई भत्ता, एरियर के साथ बढ़कर आएगी सैलरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की योगी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया है। अब यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 17% से बढ़कर 28% का DA और DR मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया। 1 जुलाई 2021 से यूपी को कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों को अगले महीने से सैलरी से ये जुड़कर मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। शायर मुनव्वर राना ने RSS से की तालिबान की तुलना। अफगानिस्तान से भी ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में। तालिबानी हथियार छीनते हैं, हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। भारत में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। गुरुवार को शायर मुनव्वर राना ने इस पर बयान दिया। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को भारत से बेहतर बताया। राना के ने तालिबान की तुलना RSS, BJP और बजरंग दल से की है। उनके बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। समाचार से बात करते हुए राना ने बताया कि अफगानिस्तान में ज़्यादा क्रूरता को हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उसका अंदरूनी मसला है। तालिबानी अफगान जो भी है, जैसे भी हैं, वो सब एक हैं। जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल, BJP और RSS सब एक है। 1000 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। अफगानियों ने कभी हिंदुस्तान को धोखा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबानी हथियार छीनते हैं, हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते हैं। राणा ने कहा अफगानिस्तान को भारत में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक समय आएगा जब तालिबानी हुकूमत हिंदुस्तान से मदद मांगेगी और भारत उनकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के माफियाओं के पास तालिबान से ज़्यादा हथियार हैं। तालिबानी हथियार छीनते हैं लेकिन हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते हैं। औरंगजेब के समय अफगानिस्तान हिंदुस्तान में था। राणा ने कहा औरंगजेब के ज़माने में अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। मुगल बादशाह की हुकूमत थी तो भारत का हिस्सा अफगानिस्तान होता। जब अंग्रेज़ों का समय आया तब अफगानों ने उन्हें पेड़ पर लटकाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान से हिंदुस्तान को अलग कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। RPSC ने RAS प्रारंभिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 19 अगस्त 2021 को एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त
प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को किया जाना है। जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग लेना है वो rpsc.rajasthan.government.in पर जाकर तिथियों की जांच कर सकते हैं। वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार इस परीक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम उचित समय पर जारी किया जाएगा। नवीनतम अपडेट के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। परीक्षा में संबंधित कोई भी सूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 988 आवेदनों पदों के लिए सूचना जारी की गई थी। पूर्व शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई 2021 से शुरू की जानी थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों के निर्धारित तिथियों पर आवेदन शुरू नहीं किए जा सके। इसके बाद 4 अगस्त को आवेदन शुरू किए गए। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2021 के है। ऐसे में जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को अब तक आवेदन नहीं किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने वालों से पहले उम्मीदवार योग्यता मापदंड को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे सोने और चांदी का भाव। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 135 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 245 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,145 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर, जानेंगे देश में मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर 19 से 21 अगस्त तक भारी वर्षा होने का अनुमान है। बिहार में भी बारिश का मौसम बना हुआ है। अलग अलग इलाकों में बीते कई दिनों से बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर उत्तर भारत में सक्रिय हो गया है। करीब 2 हफ्ते के बाद आज यानी 19 अगस्त से फिर से बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर 19 से 21 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, बिहार में भी बारिश का मौसम बना हुआ है। अलग अलग इलाकों में बीते कुछ दिनों से हर दिन बारिश हो रही है। IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 20-21 अगस्त को बारिश होने की अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों में 20 से 22 अगस्त में भारी वर्षा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।